हेलो स्टूडेंट, आप सभी को आज हम क्लास 12 का भूगोल का सेट 1 कराने जा रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन हम लिए हैं भूगोल का, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट रिव्यू से बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने का काम करेंगे। तो देरी न करते हुए तो शुरू करते हैं अब। तो सबसे पहला क्वेश्चन पे ध्यान देना है आप लोगों को। तो पहला क्वेश्चन है अध्याय 1 से मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र। इसमें पहला क्वेश्चन है आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है फ्रेडरिक रैटजेल को कहा जाता है। अगर इसके बारे में हम बात करें तो इन्होंने एंथ्रोपियोग्राफी पुस्तक लिखी और भूगोल को मानव के संदर्भ में इन्होंने समझाया। ये एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे। तो क्वेश्चन चलते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि नव निश्चयवाद की संकल्पना किसने की। तो आपको याद रखना है ग्रिफिथ टेलर ने किया है। इसे रूको और जाओ निश्चयवाद भी कहते हैं। प्रकृति और मानव के बीच में मध्य मार्ग इन्होंने बताया और ऑस्ट्रेलिया के भूगोलवेत्ता द्वारा इनको प्रस्तुत किया गया है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका कि संभववाद यानी कि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो आपको याद रखना लुसियन फ्रेवे ने किया है और इसे मनुष्य को पर्यावरण में शक्तिशाली इन्होंने माना। तकनीक के उपयोग पर इन्होंने जोर दिया और फ्रांसीसी विचारधारा से संबंधित है। तो याद रखना संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है। तो आपको याद रखना है लुसियन फ्रेवे ने किया था। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना है मात्रात्मक क्रांति जो है ये मानव भूगोल का उपागम नहीं है। मात्रात्मक क्रांति केवल सांख्यिकी पर आधारित है। यह भूगोल के वैज्ञानिक पक्ष को दर्शाता है और मानव भूगोल में इसकी भूमिका सीमित है। क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो आपको ध्यान में रखना है वो तकनीक है। अगर हम तकनीक की बात करें तो तकनीक मानव को प्रकृति पर विजय दिलाती है। इसी से सांस्कृतिक परिदृश्य का निर्माण होता है और विकास का मुख्य आधार तकनीक ही है। क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दें। तो क्वेश्चन नंबर 6 है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो आपको ध्यान में रखना है वो चीन है। वर्तमान अनुमानों में भारत शीर्ष पर है, लेकिन आधारिक डेटा की बात करें तो वो चीन ही सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कहा जाता है। विश्व में लगभग 18% आबादी चीन में निवास करते हैं और सघन बसा हुआ एशियाई देश है ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या है। तो आपको याद रखना है कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या को दिखाया जाता है और संसाधनों के दबाव को मापने का एक पैमाना है। सघन और विरल क्षेत्रों की पहचान इससे पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिकर्ष कारक है। तो आपको ध्यान में रखना है वो बेरोजगारी है। और प्रतिकर्ष कारक की बात अगर हम करें तो यह व्यक्ति को स्थान छोड़ने पर मजबूर करता है। गरीबी और युद्ध इसे मुख्य उदाहरण है, बेरोजगारी का मुख्य उदाहरण, और यह नकारात्मक परिस्थितियों को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान दें तो विश्व की कितनी जनसंख्या नगरों में रहती है। तो आपको ध्यान में रखना है नगरों में रहती है 54% और नगरों में रोजगार के अवसर अधिक हैं। नगरीकरण की दर विकासशील देशों में बढ़ रही है। जैसे भारत विकासशील देश है तो नगरीकरण की दर विकासशील देशों में बढ़ रही है। बेहतर सुविधाओं के कारण पलायन जारी है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो मानव विकास सूचकांक यानी HDI किसने निर्मित किया। तो आपको याद रखना डॉक्टर महमूद उल हक ने किया है। मानव विकास सूचकांक का
निर्मित किसने किया, तो आपको ध्यान में रखना है वो है डॉक्टर महबूब उल हक। और 1990 में पहली बार प्रस्तुत किया गया इस सूचकांक को। और पाकिस्तानी अर्थशास्त्री का महत्वपूर्ण योगदान है, और पाकिस्तानी अर्थशास्त्री यही है डॉक्टर महबूब उल हक। स्वास्थ्य, शिक्षा और आय को आधार इन्होंने माना। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 है कार्यशील आयु वर्ग की सीमा क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है कार्यशील आयु की वर्ग सीमा जो है वो 15 साल से 59 वर्ष तक है, और यह अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। इसे उत्पादक जनसंख्या कहा जाता है। आश्रित आबादी इसी वर्ग पर टिकी है। क्वेश्चन नंबर 12 पे ध्यान दें तो क्वेश्चन नंबर 12 है उच्च मानव विकास वाला देश कौन सा है, तो आपको ध्यान में रखना है उच्च मानव विकास वाला देश जो है वो नॉर्वे है। और नॉर्वे की अगर बात करें, यहाँ साक्षरता दर और जीवन प्रत्याशा उच्च है। अक्सर वैश्विक सूचकांक में प्रथम रहता है नॉर्वे, वैश्विक सूचकांक में प्रथम रहता है। विकसित स्कैंडिनेवियन राष्ट्र इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 13 की बात करें तो 13 में लिखा है जनसंख्या पिरामिड में चौड़ा आधार क्या दर्शाता है, तो आपको ध्यान में रखना है वो उच्च जन्म दर को दर्शाता है। यह विकासशील देशों में विशेषता है। उच्च जन्म दर जो है ये विकासशील देशों की विशेषता है। इसमें बच्चों की संख्या अधिक होती है। जनसंख्या वृद्धि की संभावना को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये आपका लिंग अनुपात क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है लिंग अनुपात स्त्रियों और पुरुषों के अनुपात से पता चलता है। भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं को देखा जाता है। उसी तरह समाज में महिलाओं की स्थिति का सूचक बताता है, और प्रतिकूल लिंगानुपात विकास में बाधक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 साक्षरता दर मापने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो साक्षरता दर मापने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 7 वर्ष है। भारत में इसी आयु से गणना होती है। पढ़ना, लिखना और समझना इसमें अनिवार्य है, तभी उसको साक्षरता दर में हम रखेंगे। और जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण पहलू भी है ये साक्षरता दर मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 पे ध्यान दें तो फजेंडा का संबंध किस फसल से है, तो आपको ध्यान में रखना है वो कॉफ़ी से संबंधित है। और ब्राज़ील में कॉफ़ी के विशाल बागान देखने को मिलता है, और इनका स्वामित्व तो अक्सर बड़ी कंपनियों के पास होता है। निर्यात का मुख्य स्रोत है कॉफ़ी। क्वेश्चन नंबर आगे बात करें हम विटीकल्चर का संबंध किससे है, तो आपको याद रखना विटीकल्चर जो है अंगूर की खेती से संबंधित है। भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता है ये। उच्च गुणवत्ता वाली शराब बनाने के लिए अंगूर की खेती की जाती है। खट्टे फलों के उत्पादन में भी ये अग्रणी है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो सहकारिता कृषि सबसे अधिक कहाँ सफल रही, तो याद रखना सहकारिता कृषि जो है वो डेनमार्क में सफल रही। और आगे इसमें कुछ पॉइंट की अगर बात करें तो किसानों का समूह मिलकर खेती करता है। डेयरी उद्योग में क्रांतिकारी सुधार हुआ है, और संसाधनों का कुशलतम उपयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला है 19 नंबर मिल्पा कृषि किस देश से प्रचलित है, तो आपको याद रखना मैक्सिको में प्रचलित है। यह एक स्थानांतरणशील कृषि है, यानी कि मिल्पा कृषि जो है ये स्थानांतरणशील कृषि है। वनों को जलाकर राख का उपयोग होता है। इसे काटो और जलाओ भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो लौह इस्पात किस प्रकार का उद्योग है, तो आपको ध्यान में रखना है लौह इस्पात उद्योग जो है वो आधारभूत उद्योग है, और अन्य सभी उद्योगों का ये आधार है। भारी मशीनरी का निर्माण करता है और विकास का इंजन माना जाता है लौह इस्पात को।
क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 है सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। तो सिलिकॉन वैली जो है ये सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा आईटी केंद्र इसे कहा जाता है। सॉफ्टवेयर और चिप निर्माण हेतु प्रसिद्ध है ये। सॉफ्टवेयर और चिप निर्माण हेतु समय और ये कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 पे ध्यान दें। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है ये जंग का कटोरा किसे कहते हैं। तो याद रखना पीटर्सबर्ग को जंग का कटोरा कहा जाता है। और कुछ पॉइंट ध्यान में रखना है। पूर्व में लौह इस्पात का बड़ा केंद्र था ये। अब यहाँ उद्योगों का पतन हो रहा है और अमेरिका का औद्योगिक क्षेत्र है ये। कौन? पीटर्सबर्ग। क्वेश्चन नंबर अगले पे ध्यान दें। 23 नंबर, पुष्प उत्पादन क्या कहलाता है। तो याद रखना पुष्प उत्पादन फ्लोरिकल्चर कहलाता है। और व्यापारिक स्तर पर फूलों की खेती होती है। और नीदरलैंड इसमें विश्व में अग्रणी है। नीदरलैंड में सबसे ज़्यादा पुष्प का उत्पादन होता है। सजावट और इत्र बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 है सामूहिक कृषि को रूस में क्या कहते हैं। तो उसको कोलखोज कहते हैं। सोवियत संघ द्वारा शुरू की गई थी इसको सामूहिक कृषि को। और सरकार के नियंत्रण में ये उत्पादन होता है और कृषि आधुनिकीकरण का प्रयास हो रहा है। अगला क्वेश्चन है रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है। तो आपको ध्यान में रखना है वो रोपण कृषि है। रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है। तो वो रोपण कृषि है। उष्णकटिबंधीय जलवायु में इसका उत्पादन होता है। मलेशिया और थाईलैंड प्रमुख उत्पादक केंद्र है। औद्योगिक टायर निर्माण में भी इनका उपयोग होता है। किसका उपयोग? रबर का उपयोग। क्वेश्चन नंबर अगर हम 26 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 26 है स्वर्ण कॉलर व्यवसाय किससे संबंधित है। स्वर्ण कॉलर व्यवसाय जो है ये पंचम क्रियाकलाप से संबंधित है। और इसमें कुछ पॉइंट की बात करें तो उच्चतम स्तर के निर्णय लेने वाले लोग इसमें आते हैं। शोधकर्ता और नीति निर्धारक शामिल होते हैं। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का ये शीर्ष है। क्वेश्चन नंबर 27 पे ध्यान दें तो विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप क्या है। तो विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप जो है वो पर्यटन है। सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र यही है तृतीयक क्रियाकलाप। और सेवा आधारित विकास का मॉडल भी है पर्यटन। और जीडीपी में बड़ा योगदान इनका होता है। क्वेश्चन नंबर 28 पे ध्यान दें तो क्वेश्चन नंबर 28 है पनामा नहर किस महानगरों को जोड़ती है। तो पनामा नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अमेरिका की समुद्री दूरी बहुत कम की इन्होंने। कौन सा नहर? पनामा नहर। और 1914 में यातायात हेतु इसको खोली गई। तो अगर पूछेगा पनामा नहर कब खोली गई तो 1914 में। लॉक सिस्टम पर आधारित है ये। क्वेश्चन नंबर 29 पे ध्यान दें तो क्वेश्चन नंबर 29 है स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ। तो याद रखना स्वेज नहर का निर्माण 1869 में हुआ। मिस्र में स्थित मानव निर्मित नहर है यानी मानव के द्वारा निर्माण किया गया है। भूमध्य सागर और लाल सागर का मेल कराता है ये। और भारत यूरोप का व्यापारिक मुख्य मार्ग भी यही है स्वेज नहर। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 30 है सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है। तो सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग जो है वो उत्तरी अटलांटिक मार्ग है। इसे बृहद ट्रंक मार्ग भी कहते हैं। और विकसित देशों यानी यूएसए यूरोप को ये जोड़ता है। और व्यापारिक जहाज़ों की सघनता अधिक है। क्वेश्चन नंबर 31 पे ध्यान दें तो क्वेश्चन नंबर 31 है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ स्थित है। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है ये रूस में स्थित है। और इसमें ये भी ध्यान में रखना है कि विश्व का सबसे लंबा मार्ग यही है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। और सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक ये है। और इसकी जो लंबाई है वो 9289 किलोमीटर कुल लंबाई है इनकी। कौन सा? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की, जो कहाँ पर है? रूस में है। क्वेश्चन नंबर 32 पे ध्यान दें तो क्वेश्चन नंबर 32 है बिग इंच पाइपलाइन क्या ढोती है।
तो याद रखना बिग इंच पाइपलाइन जो है ये पेट्रोलियम को ढोती है। अमेरिका की महत्वपूर्ण पाइपलाइन है ये बिग इंच, और कच्चे माल का सुरक्षित परिवहन है और लागत में भारी कमी आती है। क्वेश्चन नंबर 33 पे ध्यान दें। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का मुख्यालय जेनेवा में है। तेल निर्यातक देशों का संगठन है ये ओपेक, तेल निर्यातक देशों का संगठन है और तेल की कीमतों को नियंत्रित करने का काम करता है। और 1960 में बगदाद में इनकी स्थापना हुई थी। तो ओपेक की स्थापना कहाँ हुई थी? बगदाद में हुई थी। कब हुई थी? 1960 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 34 पे ध्यान दें। तो विश्व का सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? तो वो है संघाई। विश्व का सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? तो वो है संघाई। माल ढुलाई के आधार पर प्रथम है, यानी माल ढुलाई ज़्यादातर होता है यहाँ। चीन की अर्थव्यवस्था का प्रवेश द्वार भी इसे कहा जाता है और आधुनिकतम सुविधाओं से ये लैस है। अगला क्वेश्चन है WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय की अगर बात करें तो वो जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन के रूप में ये कार्य कर रहा है। देश के बीच व्यापारिक विवाद को सुलझाने का काम करता है और 1995 में गैट के स्थान पर बना था। गैट के जगह पे WTO बना था। कब? 1995 में। अगले क्वेश्चन पे ध्यान दें। अगर क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 36 है भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई। तो किनके कार्यकाल में शुरू हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू हुआ था। यह एक आंशिक जनगणना थी। व्यावसायिक जनगणना 1881 ईस्वी में हुई थी। आंशिक जनगणना थी, लेकिन व्यवस्थित रूप से अगर जनगणना की गई तो वो 1881 में की गई। लेकिन भारत में पहली जनगणना कब हुई? तो आपको ध्यान में रखना है 1872। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देना है। 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? तो वो है 943, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं। 1000 पुरुषों पर 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की संख्या थी 943। केरल में यह सबसे अधिक है क्योंकि वहाँ 1000 पुरुष में महिलाएं कितने हैं? तो आपको याद रखना है 1084। हरियाणा में सबसे कम है, ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 38 है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। तो सर्वाधिक जनसंख्या, जहाँ आदमी की जनसंख्या ज़्यादा है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। लगभग 20 करोड़ की आबादी यहाँ पर है। संसाधनों पर अत्यधिक दबाव है। उपजाऊ मैदान होने से सघन बसावट है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 39 जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। वर्तमान में भारत पहले स्थान की ओर अग्रसर है। विश्व की कुल आबादी का 17.5% हिस्सा भारत में निवास करते हैं और 2011 की जनगणना के आधार पर ये सब डाटा बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगला बात करें तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता प्रतिशत कितना था? तो याद रखना 74.04% है। केरल में सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य है, वो है 94% साक्षर। पुरुष साक्षरता महिलाओं से अधिक है और विकास के लिए साक्षरता अनिवार्य है। विकास के लिए क्या जरूरी है? साक्षरता। क्वेश्चन नंबर 41 पे ध्यान दें। तो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो बिहार है, जहाँ पर कि 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है। और कृषि आधारित सघन आबादी है यहाँ, और संसाधनों की कमी और उच्च घनत्व यहाँ पर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन है? तो कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी काली मिट्टी है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है। इसे काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। नमी रोकने की अद्भुत क्षमता है इसमें। गुजरात और महाराष्ट्र में ये प्रमुख है। यहाँ पर काली मिट्टी देखने को मिलता है।
क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें तो हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर है। महानदी कहाँ है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। और विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है ये। विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध महानदी पर बना है, जो उड़ीसा राज्य में है, और ये हीराकुंड बांध है। और बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई के लिए इनका निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो NH 44 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। उत्तर दक्षिण गलियारे का ये मुख्य भाग है और इनकी कुल लंबाई जो है वो 3745 किलोमीटर इनकी कुल लंबाई है। कौन से रेल मार्ग की? NH 44, जो कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कहाँ से कहाँ तक जाती है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। क्वेश्चन नंबर 45 पे ध्यान दें तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो असम है। और भारत की 50% चाय यहीं से होती है, यानी असम से 50% चाय यहीं से होती है। और सुरमा और ब्रह्मपुत्र घाटी इनके लिए प्रसिद्ध है और निर्यात का प्रमुख स्रोत भी है ये। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर है। और ये भाखड़ा नांगल परियोजना जो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त योजना है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त योजना है। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है और हरित क्रांति में इनका बड़ा योगदान है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 47 है भारत की सिलिकॉन सिटी कौन है? तो भारत का सिलिकॉन सिटी जो है वो बेंगलुरु है। बेंगलुरु है। तो भारत की सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है? तो वो बेंगलुरु को कहा जाता है। IT और सॉफ्टवेयर का ये हब माना जाता है। कर्नाटक राज्य की राजधानी है। कर्नाटक किसकी राजधानी? कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। और वैश्विक कंपनियों का ये केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो डिगबोई तेल क्षेत्र जो है ये असम में स्थित है और एशिया की पहली तेल रिफाइनरी यही है और 1901 में इनको खोजा गया क्षेत्र है। ब्रह्मपुत्र घाटी में ये स्थित है। डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ है? तो असम राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 49 पे ध्यान दें तो अलंकेश्वर तेल क्षेत्र स्थित है। कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। अलंकेश्वर तेल क्षेत्र स्थित कहाँ है? गुजरात में। खंभात की खाड़ी के पास ये है और गुजरात का प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है ये और ONGC का बड़ा केंद्र है। कौन? अलंकेश्वर तेल क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? तो मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। काली मिर्च और इलायची के लिए ये प्रसिद्ध है। काली मिर्च और इलायची के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन समय में व्यापारिक आकर्षण का केंद्र रहा ये और अनुकूल तटीय जलवायु है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर अगर हम 51 की बात करें तो खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है, जून जुलाई के महीने में। मानसूनी वर्षा पर यह निर्भर होता है। चावल, मक्का और कपास इनके लिए प्रमुख है और अक्टूबर नवंबर में इनकी कटाई हो जाती है। तो खरीफ फसल की बुआई होता है कब? जून जुलाई में और कटाई हो जाता है अक्टूबर नवंबर में, काट ली जाती है। और इसमें कौन कौन सी फसल प्रमुख है? चावल, मक्का, कपास, ये सब। अगले क्वेश्चन पे ध्यान दें। रबी फसल का प्रमुख क्वेश्चन है, रबी की प्रमुख फसल कौन सी है? तो वो है गेहूं। तो ये अक्टूबर नवंबर में बुआई होती है। सिंचाई पर आधारित फसल है ये और मार्च अप्रैल में इनकी कटाई होती है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 53 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 53 है श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो श्वेत क्रांति का जनक जो है वो वर्गीस कुरियन है और इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, यानी श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। दूध उत्पादन में भारत को प्रथम बनाया इन्होंने, वर्गीस कुरियन ने।
और अमूल की सफलता से ये प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 54 है, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश की मदद से बना है? बोकारो इस्पात संयंत्र जो है ये रूस के सहयोग से बना है, जो सोवियत संघ भी कहा जाता है इसको। ये झारखंड राज्य में स्थित है बोकारो, और चौथी पंचवर्षीय योजना में इनकी स्थापना हुई और कोयला क्षेत्र के पास ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला 55 है, नीरू मीरू कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो नीरू मीरू कार्यक्रम जल संरक्षण से संबंधित है और ये आंध्र प्रदेश की जल संभर योजना है। भूमिगत जल स्तर पर बढ़ाना उद्देश्य है इसका, और स्थानीय लोगों की भागीदारी इनमें है। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह जो है वो मुंबई है, और पश्चिमी तट का मुख्य प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है मुंबई को। व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्त है और विशाल सुरक्षित गोदी भी है ये। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 54 है, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। एक ज्वारी बंदरगाह है ये, और उत्तर भारत के व्यापार हेतु ये सुगम है, और इसे दीनदयाल पोर्ट भी कहते हैं, यानी कि कांडला बंदरगाह को दीनदयाल पोर्ट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 58 नंबर, एनोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो एनोर बंदरगाह ये तमिलनाडु में स्थित है। एनोर बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है, और चेन्नई बंदरगाह का दबाव सबसे कम करने के लिए इनका ये बंदरगाह बनाया गया था, और भारत का पहला कॉर्पोरेट पोर्ट भी कहा जाता है इसे, और कोरोमंडल तट पर ये स्थित है। तो एनोर बंदरगाह कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 59 पे ध्यान दें तो क्वेश्चन नंबर 59 है, वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? तो वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में हुई। प्रयागराज से नैनी के बीच पहली उड़ान भरा था, और मात्र 10 किलोमीटर की दूरी के लिए था, और डाक सेवा हेतु इनका उपयोग किया गया था। तो वायु परिवहन सबसे पहले कब शुरुआत हुई? 1911 में। प्रयागराज से कहाँ तक? नैनी के बीच पहली उड़ान, और मात्र 10 किलोमीटर की दूरी तय किया था, और डाक सेवा के लिए इनका उपयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 60 पे ध्यान दें तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कहाँ है? तो याद रखना प्रयागराज से हल्दिया तक है। ये गंगा नदी पर स्थित है। भारत का सबसे लंबा जल मार्ग है ये, और व्यापार हेतु महत्वपूर्ण नदी मार्ग भी इसको कहा जाता है। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 कहाँ है? तो प्रयागराज से हल्दिया, जो गंगा नदी पर स्थित है। भारत का सबसे लंबा जल मार्ग है, और व्यापार हेतु महत्वपूर्ण नदी मार्ग भी है ये। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें, नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये है मेधा पाटेकर। कौन थे? मेधा पाटेकर। और सरदार सरोवर बांध का इन्होंने विरोध किया। पर्यावरण और विस्थापन का मुद्दा इन्होंने उठाया, और नर्मदा घाटी को बचाने का भी इन्होंने प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर 62 पे ध्यान दें तो सुंदरवन डेल्टा कहाँ स्थित है? तो आपको ध्यान में रखना है पश्चिम बंगाल में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है इसे कहा जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ द्वारा निर्मित है ये। तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित है ये कौन? सुंदरवन डेल्टा, और सुंदरी वृक्षों के लिए ये प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो भारत का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। भारत का चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है ये, और महानदी बेसिन का उपजाऊ क्षेत्र है। उच्च धान उत्पादकता देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें तो वेंगुएला धारा बहती है। वेंगुएला धारा कहाँ बहती है? तो दक्षिण अटलांटिक में बहती है। वेंगुएला धारा कहाँ बहती है? दक्षिण अटलांटिक में बहती है। ये अफ्रीका के पश्चिमी तट पर है। यह एक ठंडी जलधारा है, और जलवायु को प्रभावित करती है। ये कौन सा धारा? वेंगुएला जलधारा, जो कि दक्षिण अटलांटिक में बहती है।
क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें तो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य वो उड़ीसा है। और लौह इस्पात उद्योग के लिए अनिवार्य है ये। भारत के पास विशाल भंडार है इनका। बालाघाट और क्योंझर प्रमुख क्षेत्र है इनके मैग्नीज का। मैग्नीज किसके लिए अनिवार्य है? लौह इस्पात उद्योग के लिए ये अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 66 पे ध्यान दें। तो यूट्रोफिकेशन किससे संबंधित है? तो जल प्रदूषण से संबंधित है। यूट्रोफिकेशन किससे संबंधित है? जल प्रदूषण से। और पोषक तत्वों की अधिकता से जल का खराब होना, शैवाल का अत्यधिक विकास होना। उसके बाद मछलियों की मृत्यु के कारण है, मछलियों की मृत्यु का कारण है कौन? जल प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है सल्फर डाइऑक्साइड। और वायु प्रदूषण के कारण ये होती है। ऐतिहासिक स्मारकों को नुकसान करता है। मृदा को अम्लीयता बनाती है कौन? सल्फर डाइऑक्साइड, जो अम्लीय वर्षा का कारण है। क्वेश्चन नंबर अगला है स्लम बस्तियां का संबंध है क्या है? तो गंदी बस्तियों से संबंध है इसका। स्लम बस्तियां का संबंध गंदी बस्तियों से। और इसमें नगरीय क्षेत्रों की समस्या है। इसमें स्वच्छता और सुविधाओं का अभाव भी देखने को मिलता है। धारावी जैसे मुंबई, धारावी मुंबई सबसे बड़ा इनका उदाहरण है जो स्लम बस्तियां है, जो कि गंदी बस्तियां इनको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 69 जो है वो भारत की पहली पूर्ण जनगणना कब हुई? तो पहली पूर्ण जनगणना जो है वो 1881 ईस्वी में हुई। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। इसके बाद हर 10 वर्ष पर जनगणना होना शुरू हुआ। वैज्ञानिक पद्धति पर यह आधारित है। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 69 है भारत की पहली पूर्ण जनगणना हुई कब हुई? तो वो 1881 ईस्वी में हुई। लॉर्ड लिपन के कार्यकाल में हुआ था। इसके बाद हर 10 वर्ष पर जनगणना होना शुरू हुआ और वैज्ञानिक पद्धति पर ये आधारित है। क्वेश्चन नंबर 70 पे ध्यान दें। तो क्वेश्चन नंबर 70 है बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। और इसमें याद रखना हल्की धातु के निर्माण में इनका उपयोग होता है। उड़ीसा भारत का सबसे शीर्ष उत्पादक है बॉक्साइट के मामले में। और हवाई जहाज निर्माण में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। क्वेश्चन नंबर 71 पे ध्यान दें। तो बेलाडीला खान प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ राज्य में ये स्थित है। और उच्च गुणवत्ता वाला हेमेटाइट लोहा यहाँ देखने को मिलता है। और जापान को यहाँ से निर्यात होता है, लोहा का निर्यात यहाँ से होता है। कौन से खान से? बेलाडीला खान। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें तो तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ है? तो तारापुर परमाणु केंद्र जो है वो महाराष्ट्र में है। और भारत का पहला परमाणु के ऊर्जा केंद्र भी इन्हें कहा जाता है। तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो वो महाराष्ट्र में है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। और ये 1969 ईस्वी में अमेरिका के सहयोग से बना था और मुंबई के पास ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 73 है नरोरा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? तो नरोरा परमाणु जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और ये बुंदेलशहर जिले में स्थित है, मतलब उत्तर प्रदेश के एक जिला है बुंदेलशहर, वहीं पर स्थित है ये। और गंगा नदी के तट पर है। और उत्तरी भारत का प्रमुख ऊर्जा केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 74 है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है वो गोदावरी नदी। और इसे वृद्ध गंगा भी कहते हैं। नासिक यानी महाराष्ट्र से ये निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 75 पे ध्यान दें कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कावेरी जल विवाद जो है ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। सिंचाई के पानी को लेकर विवाद है और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मुद्दा है ये। और दक्षिण भारत का पुराना विवाद है। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें तो प्रतिभूमि किसे कहते हैं? तो प्रतिभूमि होता है वो भूमि
जो खेती बाद खाली छोड़ी गई जमीन प्रतिभूमि कहलाता है। प्रतिभूमि उर्वरता बढ़ाने हेतु कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ता है और कृषि का एक पारंपरिक तरीका है और ग्रामीण भारत में ये सामान्य है। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें तो झूम खेती का नुकसान क्या है? तो झूम खेती का नुकसान ये है कि वनों का इसमें विनाश होता है। पेड़ों को काट कर जलाना, ये भी ये हो जाता है। मतलब झूम की खेती के लिए हमको वनों का विनाश करना पड़ जाता है, इसलिए इसका नुकसान है। तो पेड़ों को काट कर जलाना, मृदा अपरदन बढ़ना और जैविक विविधता को हानि। क्वेश्चन नंबर अगला है, स्मॉग किसका मिश्रण है? तो धुआं और कोहरा का मिश्रण को ही क्या कहा जाता है? स्मॉग कहा जाता है। तो सर्दियों में शहरों में ये दिखाई देता है। सांस की बीमारियों का ये कारण बन जाता है। दृश्यता कम करता है। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें तो स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना है, तो ये सड़क मार्ग का एक परियोजना है। 4 नगरों को जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने का काम कर रहा है। उसके बाद यातायात को तेज करने के लिए ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत की पहली रेल कब चली? तो 1853 में चले। कहाँ से कहाँ तक चले? तो मुंबई से ठाणे के बीच चले। 34 किलोमीटर की कुल दूरी थी। और उसके बाद परिवहन क्रांति का आरंभ हुआ था। तो रेल पहली बार भारत में कब चली? तो 1853 में चली। 81 की बात करें तो मेलाथियान क्या है? तो मेलाथियान आपका एक कीटनाशक है। तो फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए इनका उपयोग होता है, मेलाथियान का। और अत्यधिक उपयोग में से प्रदूषण भी फैल जाता है और मृदा की उर्वरता पर भी ये असर करता है। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें तो पनामा नहर का स्वामित्व किसके पास है? तो पनामा देश के पास है। 1999 में अमेरिका ने ये वापस लिया और देश की आय का मुख्य स्रोत है ये, और सामरिक महत्व का जल मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें तो मेगापोलोलिस शब्द किसने दिया? तो याद रखना, जीन गोटमैन ने दिया। ये अति विशाल नगरों के लिए उपयोग होता है, मुंबई, दिल्ली जैसे नगर के लिए। नगरीय भूगोल का ये शब्द है। कौन सा? मेगालोपोलिस, जो कि जीन गॉटमैन ने ये शब्द दिया था। क्वेश्चन नंबर 83-84 की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित राज्य कौन है? तो वो राजस्थान है। थार मरुस्थल की जीवन रेखा है ये। खेती और पेयजल का मुख्य स्रोत है और मरुस्थलीकरण को रोकने का प्रयास किया। कौन सा नहर? तो इंदिरा गांधी नहर। कहाँ है ये? राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो आपको याद रखना है कर्नाटक। और बाबा बूदन की पहाड़ियाँ इसके लिए प्रसिद्ध है। और भारत में उत्तम अमेरिका किस्म है कॉफ़ी का, और अनुकूल ढालदार जलवायु में ये उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें तो पनामा नहर की कुल लंबाई कितनी है? तो आपको याद रखना है, पनामा नहर की कुल लंबाई 72 किलोमीटर है। और पनामा नहर जो है अटलांटिक से प्रशांत को जोड़ना, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ा जाता है। और पनामा जल मडरू मध्य पर स्थित है। जहाज़ों हेतु लॉक प्रणाली है ये। क्वेश्चन नंबर 87, ओपेक का संस्थापक सदस्य कौन नहीं है? तो भारत इनका सदस्य नहीं है। भारत तेल का आयातक है और संस्थापक 5 मुस्लिम देश थे इनके, और तेल निर्यातक देशों का ये गुट है। तेल निर्यातक देशों का ये गुट है। कौन? ओपेक। भारत इनका सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88, स्थानांतरणशील कृषि को असम में क्या कहते हैं? तो वो झूम कहते हैं। पूर्वोत्तर भारत का ये सबसे प्रचलित है। आदिवासी समुदायों द्वारा इनकी खेती होती है। पारिस्थितिकी तंत्र हेतु हानिकारक है ये। क्वेश्चन नंबर
89 की बात करें तो गुलाबी कॉलर का संबंध किससे है? तो गुलाबी कॉलर का संबंध महिला प्रधान सेवाएं से है। ब्यूटी पार्लर, नर्स, शिक्षिका से संबंध। उसके बाद सेवा क्षेत्र का एक भाग है ये। महिलाओं की अधिक भागीदारी इनमें होती है। तो गुलाबी कॉलर का संबंध किससे है? महिला प्रधान सेवाओं से है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे ध्यान दें, 90 नंबर पे। चतुर्थक क्रिया में क्या शामिल है? तो चतुर्थक क्रिया में शामिल है अनुसंधान और सूचना। तो उच्च स्तरीय ज्ञान आधारित कार्य इनमें आता है। सॉफ्टवेयर विकास और शिक्षा आता है। और विकसित अर्थव्यवस्था का लक्षण भी देखने को मिलता है किसमें? चतुर्थक क्रिया में। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 91 है लोहा अयस्क का प्रकार है। तो लोहा अयस्क का प्रकार है आपका हेमेटाइट। भारत में हेमाटाइट प्रचुर मात्रा में मिलता है। लोहे की उत्तम गुणवत्ता वाला ये है और इस्पात निर्माण हेतु इनका अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें, कोयला का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो कोयला का सबसे शुद्ध रूप है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा 90% से अधिक होती है। जलने पर कम धुआं देता है। भारत में जम्मू कश्मीर में ये मिलता है। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें तो सौर ऊर्जा कैसा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है, कभी खत्म न होने वाला स्रोत होता है और प्रदूषण रहित और स्वच्छ ऊर्जा देता है और भविष्य का मुख्य ऊर्जा स्रोत भी है ये। तो सौर ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय है। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देना है, 94 नंबर। पवन ऊर्जा में अग्रणी राज्य कौन है? तो पवन ऊर्जा में अग्रणी राज्य है तमिलनाडु। ये मुपंडल यानी तमिलनाडु का सबसे बड़ा केंद्र है। तटीय तेज हवाओं का उपयोग होता है। हरित ऊर्जा की ओर कदम है ये। तो पवन ऊर्जा कहाँ पर है अग्रणी राज्य? तो वो है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 95, नागपुर योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? तो सड़क से है। इसमें ये भी याद रखना है 1943 में सड़क के विकास के लिए ये योजना लाया था, नागपुर योजना। सड़कों को 4 श्रेणियों में बांटने का काम। उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्गों की नींव भी रखी गई। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें तो भारत की सिलिकॉन वैली कौन है? तो वो बेंगलुरु है। और ये भी याद रखना आईटी एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा केंद्र है ये। उच्च तकनीक और स्टार्टअप हब है ये। कर्नाटक की गौरवशाली पहचान है सिलिकॉन वैली, बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 97 है आपका, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो बना वो 1986 में बना। और भोपाल गैस त्रासदी के ये बाद बना। और प्रदूषण नियंत्रण हेतु कड़ा कानून और सतत विकास के लिए ये बनाया गया अधिनियम, जो कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, जो कि 1986 में बना। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें तो सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो आपको ध्यान में रखना ये जापानी भाषा शब्द है। तुसु का अर्थ होता है बंदरगाह, नामी का अर्थ होता है लहर। और समुद्री भूकंप से ये पैदा होती है सुनामी, और विनाशकारी लहरों का ये समूह है। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें तो पनामा नहर में कितने लॉक हैं? तो आपको याद रखना है पनामा नहर में 3 लॉक हैं। और इसमें गैटून, पेट्रो मिगुएल और मीरा फ्लोरेस, ये 3 लॉक हैं। जहाज़ों को पहाड़ के ऊपर उठाना और जल स्तर का अद्भुत प्रबंधन करता है। क्वेश्चन नंबर 100, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, कौन पहुंचाती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC पहुंचाती है। ओजोन परत को नुकसान कौन पहुंचाती है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहुंचाती है। और ये कहाँ से निकलती है? तो रेफ्रिजरेटर, AC चलाने पर ये निकलती है। पराबैंगनी किरणों से त्वचा का कैंसर हो सकता है। अंटार्कटिका के ऊपर छेद हो चुका है, जिससे कि नुकसान करने वाली बात है। तो आज हम 100 क्वेश्चन को बताए। इन 100 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने से बहुत है। आगे हम अगला सेट पे ध्यान देंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।